आइए आज हम लोग नीट के अंसाल पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। कह रहा है ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 गैस एट प्रेशर 0.4 atm and an excess of SRO, neglect the volume of solid SRO। कह रहा है कि SRO पदार्थ जो है ये हमको इसका जो है जो ठोस अवस्था में आयतन है उसको नेग्लेक्ट करना है, यानी नकार देना है। इसमें है जो 20 लीटर का कंटेनर है उसमें 400 डिग्री केल्विन पर CO2 है। CO2 का प्रेशर 0.4 atm है और SRO है, और इसका जो सॉलिड स्टेट में है SRO, तो सॉलिड स्टेट में इसका वॉल्यूम हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब नहीं लेना है। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीजेज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीजेज। अब जो कंटेनर है उसका आयतन हम लोग घटा रहे हैं। जाहिर सी बात, घटाएंगे आयतन तो उसका दाब बढ़ेगा। किसी चीज का अगर आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, दाब आयतन घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कह रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इज मैक्सिमम, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। कह रहा है कि हमें अधिकतम आयतन बताना है उस कंटेनर का जब CO2 की अधिकतम मात्रा उसमें उपस्थित होगी। और ये रिएक्शन दे दिया है SrCO3 से SRO बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो SrCO3 यस का मतलब सॉलिड है, SRO भी सॉलिड है, और ठोस का आयतन हमें नहीं लेना है। NCERT में भी हमने पढ़ा है, तो ठोस और द्रव के आयतन बहुत कम होते हैं परिवर्तन, इसलिए उनको नहीं लिया जाता। और Kp की वैल्यू दे दिया 1.6 atm। तो फिर से क्वेश्चन को एक बार समझिए। कह रहा है 20 लीटर का कंटेनर है, 400 केल्विन तापमान पर उसमें CO2 भरी है और SRO भरा है। CO2 की वॉल्यूम 0.4 atm है और SRO चूंकि सॉलिड है इसलिए इसका आयतन हमें नेग्लेक्ट रखना है, यानी नहीं लेना है। कह रहा है अगर हम उस कंटेनर का जिसका 20 लीटर आयतन है, अगर आयतन घटाना शुरू कर दें, वॉल्यूम डिक्रीज करें यानी आयतन घटाएं, और किस प्रकार से घटाएंगे? मूवेबल पिस्टन लगा है। जैसे हम हवा भरते हैं साइकिल में पाइप से, तो उसमें ऊपर एक पिस्टन लगा रहता है, उसको दबाते हैं तो आयतन कम होता है और दाब बढ़ता है। उसी दाब से साइकिल में हवा चली जाती है ट्यूब में। तो उसी तरह इसमें भी पिस्टन लगा है कंटेनर में, तो उसको दबाएंगे तो आयतन घटेगा। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना होगा जब CO2 की उसमें अधिकतम मात्रा हो। और ये रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन के हिसाब से CO2 बन रही है। Kp की वैल्यू दे दिया है 1.6 atm। तो इसको देखते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए SrCO3 जो ठोस है, सॉलिड है, इससे SRO सॉलिड बन रहा है और CO2 गैस बन रही है। Kp की वैल्यू 1.6 atm है। अब Kp की वैल्यू का अगर हम फार्मूला लिखें तो Kp इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के जितना भी प्रोडक्ट है उसमें जो गैस है, तो गैस का जो है उनका आंशिक दाब बटे जो रिएक्टेंट है यानी अभिकर्मक है उसका आंशिक दाब। तो देखिए SRO
के लिए आंशिक दाब, तो P का मतलब प्रेशर, तो PSRO, इधर PCO2 अपान ये रिएक्टेंट है तो PSrCO3। तो यहाँ पर देखिए SRO और SrCO3 ये सॉलिड है, तो इसको नेग्लेक्ट करना है, क्वेश्चन में लिखा है। तो इनका प्रेशर 1 रखेंगे तो केवल PCO2 बचेगा। तो PCO2 बराबर आ गया 1.6 ATM। तो PCO2 का मतलब CO2 का आंशिक दाब हमारा हो गया 1.6 ATM। चूंकि देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा है कि जो SRO है और SrCO3 है, इसका आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर हमें 1 लेना है, क्योंकि ये सॉलिड है। इसलिए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया 1.6 ATM, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर अब केवल CO2 गैस के कारण है, इसलिए CO2 का मैक्सिमम प्रेशर हमारा 1.6 ATM हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि लेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 इज 1.6 ATM विल बी V लीटर। तो कह रहा है कि जब CO2 का मैक्सिमम प्रेशर है यानी 1.6 ATM है, तो हम मान लेते हैं कि उस समय कंटेनर का आयतन कितना है, V लीटर है, जब CO2 का दाब 1.6 ATM। अब देखिए हमको पता है PV इक्वल टू nRT होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। N गैस के मोलों की संख्या है, तो CO2 चूंकि मात्रा फिक्स है तो N हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। R हमारा गैस नियतांक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर 400 केल्विन दिया है क्वेश्चन में, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। जब ये सब कांस्टेंट हो जाएगा तो PV इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P समानुपाती हो जाएगा 1/V के, क्योंकि V इधर लाएंगे तो 1/V होगा। तो जाहिर सी बात है कि दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा हमको पता है। तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। जब PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा तो PV इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट के हिसाब से सारी वैल्यू रख दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रारंभ में आयतन 20 लीटर है और CO2 का प्रेशर 0.4 ATM है। इसी भर का प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि SRO और SrCO3 ये ठोस है। तो प्रारंभ में आयतन यानी V1 हमारा 20 लीटर है और P1 हमारा 0.4 है, और P2 हमारा जैसा निकल के आया है CO2 के लिए 1.6 है। हमको V2 निकालना है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए P1 0.4 लीटर ATM इंटू V1 हमारा 20 लीटर है, बराबर P2 हमारा 1.6 ATM और V2 निकालना है, तो उसको V मान लिया। तो यहाँ पर V आ गया सॉल्व करने पर 5 लीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब CO2 का मैक्सिमम प्रेशर 1.6 ATM होगा तो आयतन उस समय कंटेनर का 5 लीटर होगा। ये है। जब दाब 0.4 लीटर ATM होगा तो आयतन 20 लीटर है, तो जब दाब 1.6 ATM होगा तो आयतन 5 लीटर केवल बचेगा। तो यही 5 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी। तो 5 लीटर हमारा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आप 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। तो इसमें हमको ये बताना है कि किसमें Kp और Kc इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 17 का डी विकल्प करेक्ट है, और सीधा फार्मूला जो NCERT में हमने पढ़ा था Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ध्यान दीजिए, G का मतलब गैस के मोल, समझिएगा बात को, गैस के केवल लेना है।
क्योंकि R गैस नियतांक है तो गैस के ही मोल केवल लिए जाएंगे, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड द्रव और गैस के प्रेशर में परिवर्तन इतना कम होता है कि उनके लिए डेल्टा एन नहीं लिया जाता है। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, ध्यान दीजिए, गड़बड़ नहीं करना है, गैस के मालिक्यूल लेना है। अब देखिए यहाँ पर जब गैस के लेंगे तो ये देखिए रिएक्शन जो है 2CO सॉलिड है प्लस O2 गैस है। यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम का साइन लगाइए, ये बार बार गड़बड़ लिखता है, यहाँ पर इस तरह साइन होना चाहिए, ये किताब वाला नहीं लिख पाया है तो इसको आप लोग सही करें। तो यहाँ पर देखिए ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, बाकी ये गैस है। तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, P माइनस R, मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के 2 मोल हैं तो 2 माइनस रिएक्टेंट का 1 मोल है जो गैस है, सॉलिड वाला नहीं लेना, ध्यान दीजिए यहीं गलती हो जाएगी। तो 2 माइनस 1 बराबर 1 बचा, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा है। तो D ऐसा है जिसमें Kp और Kc बराबर नहीं होंगे। अब देखिए जो चारों विकल्प हैं इनमें थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो देखेंगे रिएक्टेंट के 2 मोल हैं गैस के, प्रोडक्ट में भी 1-1-2 मोल हैं गैस के, दोनों तरफ बराबर है। इसमें देखेंगे तो 1 मोल ये गैस का, 1 मोल ये, तो रिएक्टेंट में भी 2 मोल हैं गैस के, प्रोडक्ट में भी 2 मोल गैस के। इसमें देखें तो इधर देखिए प्रोडक्ट में 2 मोल हैं गैस के, इधर 1-1-2 मोल हैं गैस के, तो दोनों तरफ गैस के मोल बराबर होंगे तो डेल्टा एन 0 होगा। तो Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन जो होगा, तो डेल्टा एन 0 होगा तो पूरा RT की वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो Kp बराबर Kc हो जाएगा। तो इसी D वाले में केवल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैस के मोल बराबर नहीं है, इसलिए इसी में Kp और Kc बराबर नहीं होगा और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो 17 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन द रिएक्शन, तो OH माइनस आयन के सांद्रता की बात पूछ रहा है और रिएक्शन दे दिया FeOH का होल थ्राइस सॉलिड है, रिवर्सिबल का साइन Fe प्लस 3 एक्वस प्लस 3 OH माइनस एक्वस। कह रहा है डिक्रीजेज बाई 1/4 टाइम्स, मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता अगर इस रिएक्शन में 1/4 टाइम कम कर दी जाए, डिक्रीज कर दी जाए, तो कह रहा है देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 3 विल बी डिक्रीजेज। तो Fe प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए FeOH का होल थ्राइस सॉलिड, ये रिवर्सिबल का साइन होगा, बार बार बता रहे हैं कि गड़बड़ है, यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन होगा यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो ये Fe प्लस 3 एक्वस प्लस 3 OH माइनस एक्वस हो गया। अब अगर यहाँ पर Kc की वैल्यू की बात करें, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सांद्रता की बात हो रही है, तो Kc ले लेंगे हम यहाँ पर। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता अपान रिएक्टेंट की, और जो पहले गुणा होगा उसको पावर में लिखेंगे। तो Fe प्लस 3 की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता, और 3 का गुणा है तो पावर में 3 होगा, अपान FeOH का होल थ्राइस होगा। चूंकि ये FeOH का होल थ्राइस सॉलिड है, ठोस है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये एक्वस है तो इसको लेंगे। देखिए यहाँ पर विलयन की बात है, तो विलयन में जो ठोस होगा उसको नहीं लेंगे, जो एक्वस होंगे उनको लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए के बराबर हो गया, ये केवल FeOH का होल थ्राइस का सांद्रता बचेगी और OH माइनस की सांद्रता बचेगी। ये नीचे नहीं बचेगा क्योंकि सॉलिड है। देखिए यहाँ पर लिख लिया है एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज टेकन यूनिटी। एक्टिव मास जो होता है एक्टिविटी सॉलिड की हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर 1 लेंगे जैसा NCERT में पढ़ा है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए FeOH का Fe+3 और OH माइनस का पावर 3, इतना ही हमारे पास बचा है। अगर इसको 1/4 टाइम्स घटाएंगे तो ये कितने टाइम बढ़ेगा, क्योंकि के तो हमारा नियतांक है, तो के चूंकि कांस्टेंट है तो 1 घटेगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा, तो 1/4 के ये पावर है तो उतने गुना ये बढ़ेगा। देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन इज डिक्रीजेड बाय 1/4 टाइम्स, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 विल बी इंक्रीजेड बाय 64 टाइम्स इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर इस जगह पे 1/4 का पावर 3 करें तो 4 चौको 16 चौको 64 यानी 1/64 होगा। तो जाहिर सी बात है 1/64 होगा, तो इधर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये 1/64 गुना घटा तो ये 64 गुना बढ़ेगा, यानी 64 टाइम्स बढ़ेगा। तो 18 का ए विकल्प में दिया गया होगा, इसलिए 18 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते, तो 18 के ए में देखिए 64 टाइम्स लिखा है, इसलिए यही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर फॉलोइंग रिएक्शन MgCO3 सॉलिड, रिवर्सिबल का साइन है MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पर देखिए MgCO3 भी ठोस है, MgO भी ठोस है, तो इन दोनों का प्रेशर नहीं लिया जाएगा, केवल किसका लिया जाएगा, CO2 का। इसलिए Kp इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो हम इस तरह से Kp इक्वल टू P प्रोडक्ट का पहले लिखेंगे MgO सॉलिड इंटू P CO2 गैस अपान P MgCO3 सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इनका 1 होता है एक्टिव मास, तो इसलिए 1 रखेंगे तो Kp इक्वल टू केवल PCO2 बचेगा। तो ये पहला वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 19 का ये विकल्प करेक्ट है, Kp इक्वल टू PCO2। सॉलिड डू नॉट एग्जर्ट प्रेशर, जो ठोस होते हैं अगर हम कमरे में एक ईंट रख दें तो क्या वो कमरे में दबाव डाल पाएगा, नहीं। तो वही कह रहा है कि सॉलिड डू नॉट एग्जर्ट प्रेशर, ठोस कमरे पे दबाव नहीं डालेंगे। एक गिलास पानी रख दें तो क्या कमरे पे दबाव डालेगा, नहीं डालेगा, केवल हवा के मॉलिक्यूल ही उड़ करके दबाव डालेंगे। तो सो दियर पार्शियल प्रेशर इज टेकन एज यूनिटी, इसलिए जितने भी ठोस पदार्थ रहेंगे रिएक्शन में उनका हम आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर 1 लेंगे। तो 19 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो साम्य अवस्था स्थिरांक से संबंधित अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब आगे हमारे पूछे जाएंगे, उन्हीं को करना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 इंटू 10⁻12 देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन्स। कह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻12 है, तो कह रहा है
कि वो इक्विलिब्रियम किस प्रकार से अटेन करेगा, ये हमको बताना है। तो हमने आपको बताया था और पीछे पढ़ा भी था कि जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाने की संभावना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बनने की संभावना ज़्यादा होगी। तो चूंकि 10 की पावर 12 है, यानी 10 के आगे 12 जीरो हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्यावस्था स्थिरांक बहुत ज़्यादा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कंटेन करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी मोस्टली प्रोडक्ट्स। तो जितनी ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चूंकि ज़्यादा है, इसलिए मोस्टली मतलब ज़्यादातर प्रोडक्ट बनने की संभावना है रिएक्टेंट से, यानी अभिकर्मक से उत्पाद बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 20 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 का ए करेक्ट है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के इज हाई विच मीन्स रिएक्शन प्रोसीड टू द कंप्लीशन। चूंकि के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन के कंप्लीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दैट इज द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट। इसलिए ज़्यादातर इस सिस्टम की संभावना ये है कि अभिकर्मक उत्पाद में बदल जाए। तो 20 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। ऐसा ही हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन were taken for reaction which yield only 50% of expected product। तो जैसा कि हमको पता है कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है, तो 30 लीटर डाई हाइड्रोजन यानी H2 ली जा रही है और 30 लीटर डाई नाइट्रोजन यानी N2 ली जा रही है और 50% उसका प्रोडक्ट बन रहा है। यानी जितना अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ली गई, तो जितना बनना चाहिए उसका केवल 50% अमोनिया बन रही है। कह रहा है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द एफोरसेड कंडीशन इन द एंड। तो कह रहा है कि जो गैसें हैं उनके मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, अनुपात क्या होगा अभिक्रिया के अंत में। तो इसको देखते हैं, वही हैबर प्रोसेस है, उसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाई जा रही है। तो H2 के 3 मोल है, N2 का 1 मोल है, इससे 2NH3 यानी अमोनिया के 2 मोल बन गए। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो अमोनिया के लिए 3 मोल लिखा है। नाइट्रोजन में कुछ नहीं मतलब 1 माना जाता है तो 1 लिखा है। NH3 में 2 तो 2 लिखा है। अब अगर इसको सिंपल करें तो प्रोडक्ट चूंकि 50% की बात हो रही है तो प्रोडक्ट के हिसाब से हम सिंपल करेंगे। तो अमोनिया के चूंकि 2 मोल है, अगर इसको 1 करेंगे तो ये हमारा 1/2 हो गया, यानी इसको हमने आधा किया है। इसमें 1/2 का गुणा किया है तब तो 1 आया, तो सब में 1/2 का गुणा कर दें। तो इसमें 1/2 का गुणा किया तो 1 आ गया, इसमें 1/2 का गुणा किया तो 1/2 आ गया, इसमें 1/2 का गुणा किया तो 3/2 आ गया। इस प्रकार से अब देखिए हाइड्रोजन और अमोनिया हमने 30-30 लीटर लिया है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन यानी H2 और N2 और 50% अमोनिया बनी है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करने में हमको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि इस रिएक्शन के माध्यम से 30 लीटर H2 ली गई है, 30 लीटर N2 ली गई है और जितना अमोनिया बनना चाहिए उसका केवल 50% मिल रहा है। तो 50% का मतलब आधा, इसलिए आधे का गुणा सब में किया गया है। ये जो संख्याएं हैं, जो मोल हैं, अब देखिए 30 लीटर मैक्सिमम मात्रा है
तो 30 को हमको 3:1:2 के रेशियो में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये 3 भाग है तो 15 होगा, ये 1 भाग है तो 5 होगा, ये 2 भाग है तो 10 होगा। अब अगर इनको तीनों को जोड़ें तो 15, 5, 20, 10, 30 लीटर आ गया कि नहीं। और इसने यही 10 का गुणा कर करके दिखाया है कि इस तरह 15 आ जाएगा, इस तरह 5 आ जाएगा, इस तरह 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के 30 को 3:1:2 के रेशियो में हमको विभाजित करना है और इसी रेशियो में रिएक्शन होगी। तो अब देखिए कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द एफोरसेट कंडीशन इन द एंड विल बी। एफोरसेट का मतलब होता है पूर्वोत्तर, मतलब रिएक्शन खत्म होने के पहले क्या अनुपात होगा या कितनी मात्रा होगी। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए H2 30 लीटर थी और 15 का उपयोग हुआ तो बची कितनी? 15 लीटर। N2 30 लीटर थी, 5 का उपयोग हुआ तो बची कितनी? 25 लीटर। और NH3 कितना बचेगी? 10 लीटर, क्योंकि ये तो बनना है तो ये 10 होगी और इसको बचना है, इसको बचना है तो जितना प्रारंभ में थी उसमें इतना घटाते जाएंगे। तो 30 में 15 घटाएंगे तो H2 15 लीटर बच जाएगी, 30 में 5 घटाएंगे तो N2 25 लीटर मिलेगी और NH3 हमारी 10 लीटर बनेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो 21 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है कि द रिएक्शन क्वॉशिएंट Q फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल का साइन 2NH3 इज गिवन बाय A = प्रोडक्ट की सांद्रता, उसका जो पहले गुणा होगा स्क्वायर में जाए, पावर में जाएगा, अपान N2 यानी नीचे अभिकर्मक रहेंगे रिएक्टेंट, N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता 3 का गुणा है तो पावर में 3 रहेगा। अब कह रहा है द रिएक्शन विल प्रोसेस्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये अभिक्रिया दाईं से बाईं तरफ जाए, यानी अमोनिया से N2 और 3H2 बनने लगे। यहाँ देखिए 2 होना चाहिए, भूल गया है। ये बनने लगे यानी उल्टा चलने लगे। तो इसके लिए क्या सत्य होगा? 4 विकल्प दिए। तो हमने आपको बताया था और NCERT में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा भी है कि Kc की वैल्यू अगर Q से ज्यादा होगी, रिएक्शन क्वॉशिएंट से ज्यादा होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी आगे की ओर, यानी N2 और 3H2 से अमोनिया ज्यादा बनेगी। अगर Q की वैल्यू Kc से ज्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी और जब Q Kc के बराबर होगी तो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन चूंकि बैकवर्ड उल्टा चलाना है तो Q को Kc से ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब 22 का C विकल्प हमारा करेक्ट है। यही हमने NCERT में पढ़ा है। तो देखिए 22 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो गया कि Q ज्यादा होना चाहिए Kc से। ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी कह रहा है तो देख लेते हैं। तो N2 + 3H2 से 2NH3 Kc बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर। Q किसी भी टाइम पर लिया जा सकता है सांद्रता, लेकिन Kc हमेशा इक्विलिब्रियम पर ही लेंगे। यही दोनों में अंतर है, NCERT में पढ़ा है। तो Kc = प्रोडक्ट की सांद्रता 2 है तो पावर में चला जाएगा, रिएक्टेंट की सांद्रता N2H2 पावर में 3 चला जाएगा क्योंकि 3 का गुणा है। डेल्टा Ng आ गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के 2 मोल हैं गैस के केवल और रिएक्टेंट के 4 हैं, 3 1 4 गैस के, तो 4 में घटाया तो आ गया -2। Thus the reaction will go from right to left when Q is greater than Kc। Q ज्यादा होगा अगर Kc, ये सब का कोई मतलब नहीं। Q ज्यादा होगा Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, Kc ज्यादा होगा Q से तो फॉरवर्ड जाएगी और Kc Q के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था प्राप्त करेगी। ये चीज हमको ध्यान में रखना।
अब देखिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन के क्यू एंड जी गिव्स फ्री एनर्जी, रिएक्शन क्वाशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में क्या संबंध है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब हम आगे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज से पानी की रिएक्शन हो रही तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है और ये उत्क्रमणीय विक्रिया है, इसलिए रिवर्सिबल का साइन लगा है। कह रहा है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू 2 × 10⁻13 है 300 केल्विन पर, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी नॉट एट द सेम टेम्परेचर विल बी। तो ये रिएक्शन दी है, इसके लिए Kc की वैल्यू दे दी है और डेल्टा जी रिएक्शन की पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट यानी मानक मुक्त ऊर्जा, जीरो लगा रहता है तो मानक यानी स्टैंडर्ड शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला है जो कि एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ये हमारा फार्मूला है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी साम्यावस्था की, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं और Q बराबर Kc रखते हैं। हमने आपको बताया है कि Q बराबर Kc होगा जब इक्विलिब्रियम अटेंड होना होगा तब। तो ये चीज, ये फार्मूला स्पेशल हमको याद रखना है और इस फार्मूले के साथ साथ ये बात भी याद रखना है कि इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है और Q Kc के बराबर होता है। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी बराबर 0 रखेंगे इसी रिएक्शन में फार्मूले में और Q बराबर Kc रखेंगे। तो यहाँ पे 0 रख दिया बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q की जगह Kc हो गया। तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट बराबर, इधर आएगा तो नेगेटिव लग जाएगा RT ln Kc बराबर माइनस R की वैल्यू हमको याद रखना है होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमको दे दिया है क्वेश्चन में 300 केल्विन, तो केल्विन में ही टेम्परेचर रिएक्शन में रखते हैं। इनटू ln Kc की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 2 × 10⁻13। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सीधा सीधा आंसर में यही इतना ही दिया है, तो 23 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 का ये देखिए सीधा सीधा वही लिखा हुआ है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो साम्यावस्था की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है। तो इसके ऊपर ही हमने फार्मूला पढ़ा है और ln की जगह जब log लिखते हैं तो 2.30 ही सबका गुणा होता है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो यही पहला फार्मूला डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 भी होता है RT log K, और जब इसको हटा देंगे तो यहाँ ln आ जाएगा, ln K हो जाएगा। तो ये हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते समय बताया था। तो 24 का ये फार्मूला है और सीधा फार्मूला है, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं, याद कर लेना। 24 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट इक्वेशन विद लिस्ट सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट फर्स्ट में हमको समीकरण दिया है और लिस्ट सेकंड में प्रक्रिया दिया है और दोनों में जो करेक्ट है उसको मैच करना है। तो इसमें देखिए 25 का C करेक्ट है, हमने देख लिया और आपको बता दे रहे हैं कैसे करेक्ट है। तो A का 4 करेक्ट है, A का 4 यानी जब Kp की वैल्यू Q से यानी रिएक्शन क्वाशिएंट से ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी यानी अपने आप होगी। और जब B का देखिए, B का फर्स्ट करेक्ट है यानी जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू RT ln Q से कम होगी
तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि जब ये ज्यादा होगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू धनात्मक होगी और स्पॉन्टेनियस के लिए ऋणात्मक वैल्यू चाहिए, जैसा हमने एनसीईआरटी में पीछे पढ़ा है। तो इसलिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सी का सेकंड करेक्ट है। तो Kp और Q जब बराबर हो जाएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, साम्यावस्था में, जैसा ऊपर हमने पढ़ा है। तो ये भी करेक्ट है। और डी में थर्ड सही है। कह रहा है कि T जब ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से तो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस एंड इंडोथर्मिक होगी। ये तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो पढ़े थे वहां से उठा के यहाँ रख दिया है। तो चूंकि जब सारे चैप्टर पढ़े होंगे तब पेपर हम देते हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पर रख दिया है। तो डेल्टा एच इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एच। तो ये जो फार्मूला होता है उसको ध्यान में रख करके लिखा गया है। अब सॉल्यूशन में इसको समझ लेते हैं। अब सॉल्यूशन में हम लोग एक एक चीज को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, जब Kp Q से ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। तो वही कह रहा है Kp इज ग्रेटर देन Q, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आगे चलने की प्रक्रिया पीछे की तुलना में ज्यादा होगी। तो चूंकि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। When delta G naught is smaller than RT ln Q, तो डेल्टा G naught is positive, तो रिवर्स रिएक्शन इज फिजिबल, दस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब डेल्टा G naught की वैल्यू RT ln Q से कम होगी तो डेल्टा G क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि RT ln Q ज्यादा है, जैसा हमने आपको बताया। तो धनात्मक होगी, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक होना चाहिए। सतह प्रक्रिया के लिए हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ धनात्मक है, इसलिए रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब Kp Q के बराबर होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, ये चीज हमको पता है। अब इसको देख लेते हैं कि T डेल्टा S जब डेल्टा H से ज्यादा होगा तो डेल्टा G विल बी निगेटिव ओनली व्हेन डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। अब इसको देख लीजिए। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये फार्मूला होता है। अब डेल्टा G को निगेटिव अगर करना है और T डेल्टा S ज्यादा है तो डेल्टा H जो है पॉजिटिव होगा, तब भी डेल्टा G निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T डेल्टा S ज्यादा है। जब निगेटिव वाला ही ज्यादा है तो डेल्टा G तो निगेटिव आएगी, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और एंड इंडोथर्मिक होगी, यानी ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा को अपने अंदर रखेगी, तभी डेल्टा H पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा H पॉजिटिव होगा। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ये नहीं समझ में आ रही। कह रहा है T डेल्टा S ज्यादा होगा डेल्टा H से, तो T डेल्टा S ज्यादा होगा क्योंकि डेल्टा G को निगेटिव लाना है। तो निगेटिव वाला ज्यादा होगा तभी निगेटिव वैल्यू आएगी। विल बी निगेटिव, यानी निगेटिव तब होगा व्हेन ओनली डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। अगर डेल्टा H निगेटिव होगा तब भी तो यह निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव को जोड़ेंगे भी तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इंडोथर्मिक कह रहा है, क्योंकि इंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी के लिए ही डेल्टा H पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी के लिए निगेटिव होता है, इसको ध्यान देना है। तो ऊष्मा क्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H निगेटिव होगा, और जब निगेटिव होगा तब भी तो डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ निगेटिव लिखेंगे तो ये निगेटिव निगेटिव तब भी निगेटिव आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए ये गलत दिया है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड
इंडो और एक्जोथर्मिक होना चाहिए। इंडो होगा तब भी स्पॉन्टेनियस होगी, एक्जो होगी तो भी होगी, क्योंकि ये निगेटिव होगा तब भी ये वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि निगेटिव निगेटिव करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो भी निगेटिव आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। इसको देखते हैं अभी हम सॉल्यूशन, फिर आपको बताते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन में देखिए 25 का सी करेक्ट किया है, क्योंकि देखिए इसमें मिलान करना है इसलिए सही है। अगर यहाँ इंडो और एक्जो होता तो भी करेक्ट हो जाता, तो मिलान करना है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 25 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।